हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ यानी कूलाम का नियम। तो आइए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का डिस्कशन। सीखेंगे बहुत कम समय में और सबसे आसान तरीके से। इसके लिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, कूलम्ब्स लॉ या कूलाम का नियम क्या कहता है? सबसे पहली चीज तो जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलाम का नियम है, वो पॉइंट चार्जेस के लिए हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसे पॉइंट चार्जेस, बिंदु आवेशों के लिए एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक चार्ज है जिसे हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक पॉइंट चार्ज है और उससे कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए हम कह रहे हैं इससे R डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज है जिसे हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी Q1 एक पॉइंट चार्ज और Q2 दूसरा पॉइंट चार्ज है। ठीक है, दो चार्जेस हैं, दो आवेश हैं। Q1 एक रिप्रेजेंट किया Q1 से और दूसरे को Q2 से। इनके बीच की डिस्टेंस है R। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ या कूलाम का नियम क्या कहता है कि ये दोनों चार्ज यानी Q1 और Q2 एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। जो Q1 चार्ज है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा और जो Q2 चार्ज है वो इस Q1 पर फोर्स लगाएगा। ठीक, यानी दोनों एक दूसरे को एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं, दोनों एक दूसरे पर फोर्स यानी बल लगाते हैं। तो इनके बीच ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम F से अगर रिप्रेजेंट करें, यानी Q1 ने जो Q2 पे लगाया या हम कह लें Q2 ने जो Q1 पे लगाया, दोनों ही केस में चाहे Q1 ने Q2 पे लगाया हो या फिर Q2 ने Q1 पे लगाया हो, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बराबर ही रहता है। और ये फोर्स, इन दोनों के बीच ये जो फोर्स F लग रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टाइन कूलम ने इसको ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली और उन्होंने क्या देखा कि फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू, यानी ये बल F अनुक्रमानुपाती होता है किससे? प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, यानी दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों जो बिंदु आवेश हैं, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा जो पॉइंट उन्होंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया फ्रेंड्स, वो क्या देखा कि दिस फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। R क्या है? दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है R, और ये फोर्स F R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, 1/r² के प्रोपोर्शनल। ठीक, बात समझ के, 1/r² के प्रोपोर्शनल है, या हम कह दें R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक, अगर इन दोनों केसेस को, जो फर्स्ट केस और सेकेंड केस, हम इसको एक साथ कंबाइन करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि ये जो फोर्स F है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस है ना, इनके जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है बिंदु आवेशों की, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दोनों बिंदु आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम एक कांस्टेंट डालते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को यहाँ हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, और ये जो K कांस्टेंट आया है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, विद्युत स्थैतिक बल नियतांक के नाम से जाना जाता है। अभी आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको यहाँ जितनी चीज़ें बता रही हूँ इसका फुल नोट्स भी मिलने वाला है, अच्छे से पहले समझ लीजिए आप। यानी ये के कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स कांस्टेंट, विद्युत स्थातिक बल नियतांक। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये जो फोर्स कांस्टेंट के आया है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो ये दो मोटी चीज़ें जो यहाँ पे आपको याद रखनी है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। दोनों चार्जेस को जिस मीडियम में आपने रखा है, यानी चार्जेस के बीच यहाँ पे किस तरीके का माध्यम है, यानी ये वैक्यूम है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कैसा मीडियम है, किस मीडियम में हमने दोनों चार्जेस को रखा है, उस मीडियम पर इस के की वैल्यू डिपेंड करती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ यूनिट यानी इकाई की कौन सी प्रणाली को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, किस तरीके की सिस्टम ऑफ यूनिट है, इन दो चीज़ों पे ये के डिपेंड करता है। पहला कि किस मीडियम में Q1 और Q2 चार्ज रखे गए हैं, इन दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है, और दूसरी चीज़ सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सी है, उसके बेस पर के की वैल्यू आती है। तो अभी नोट्स में आप नोट देखेंगे, नोट करेंगे कि अगर हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ कर रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसके की वैल्यू आती है 1। ठीक है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में के 1 आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो एम या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर के की वैल्यू आप लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। किस यूनिट में, ये सीजीएस में वैल्यू आएगी, ये एमकेएस में आएगी, यानी यहाँ हमें यूनिट भी तो ये सीख लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस केस से देखिए यूनिट देखना कितना आसान है, जो भी नोट्स में भी आप देखेंगे कि अगर आपसे कहा जाए इस के की यूनिट बताइए, तो के की यूनिट बताने के लिए आप इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख ले, के इज इक्वल टू अगर लिखें तो ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब अगर ये सीजीएस में है तो सीजीएस वाले आप सारे टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। फोर्स एफ को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में सिस्टम में लिखिए, डिस्टेंस को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में लिखिए, चार्जेस को भी उसी सिस्टम में लेंगे। लेकिन अगर ये एमकेएस सिस्टम में, ये एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम हमें कहना चाहिए यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसी सिस्टम में के को यहाँ पे लिखेंगे। और ज़्यादातर हम लोग एसआई सिस्टम में ही काम करते हैं, और आप जानते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स को आप न्यूटन में मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को आप मीटर में, यानी आर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर यूनिट आप यूज़ करेंगे, है ना। तो के की यूनिट देखते जाइए क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों चार्ज हैं, Q1 को भी कूलम में मेजर करें, Q2 को भी कूलम में, तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी के के लिए यूनिट जब हम एसआई सिस्टम में काम कर रहे हैं। यानी यहाँ जो ये हमने टर्म लिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, वैल्यू जो आई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये किस में आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब एक और चीज़ जो अभी आगे आप देखेंगे, नोट्स आपको पूरा मिलने वाला है, इस के को जब हम एसआई सिस्टम में ले रहे होते हैं तो फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, जिससे आगे बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे पढ़ेंगे जहां आप कन्वीनियंस चाहते हैं, इस वजह से आप के को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, ये एप्साइलन क्या है फ्रेंड्स, एप्साइलन होती है परमिटिविटी, विद्युतशीलता, है ना। जो मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी समझ लीजिए, विद्युतशीलता से आप रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमने यहाँ सिर्फ एप्साइलन ना कह के, ये एप्साइलन सिंबल है, इसके साथ नॉट लगाया, 0 लिखा, है ना। एप्साइलन नॉट का मतलब क्या है, अभी हम यहाँ किसकी परमिटिविटी ले रहे हैं, किसकी विद्युतशीलता ले रहे हैं, वैक्यूम की या एयर की। इसका मतलब क्या है, अभी हम सिर्फ वो केस ले रहे हैं जहाँ पे जो दोनों चार्जेस हमने लिए हैं, ये दोनों चार्जेस आपके, इनके बीच का मीडियम फ्री स्पेस है। अभी हमने यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच कोई भी
अलग मीडियम की बात नहीं की है। दोनों चार्जेस वैक्यूम या एयर में रखे गए हैं, हम सिर्फ वो केस ले रहे हैं। आगे के वीडियोस में हम अदर मीडियम की भी बात करेंगे कि हम अगर किसी अदर मीडियम में रख रहे हैं चार्ज को तो कैसे बिहेव करेगा या इनके बीच फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज अभी हम सिर्फ वैक्यूम की बात करेंगे, यानी दोनों चार्जेस जो Q1 Q2 हैं वो वैक्यूम में रखे गए हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन ना लेकर के उसके साथ नॉट लगाया। ये आपको दिखा रहा है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और SI सिस्टम में इसकी वैल्यू आप देखेंगे जो नोट्स में भी मैंने दिया है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। अब SI सिस्टम में है तो यहाँ इसकी यूनिट जो लिखी जाएगी वो SI सिस्टम में आएगी और वो यूनिट हमें यहाँ पे क्या मिलती है अभी मैं दिखाऊंगी कैसे मिला है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, थोड़ा सही से लिख दूं इसको, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, ऐसा, -m टू द पावर -2, c की पावर 2, n की पावर -1, m की पावर -2, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि अगर इस यूनिट को हिंदी में लिखना है तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। न्यूटन मीटर दोनों में इनवर्स आता है, क्यों आता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स। हम चाहे तो k के बेस पर डिसाइड कर लें, अभी k की यूनिट आपने निकाली थी, है ना। तो अगर हमें एप्सिलॉन की यूनिट चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई k लिखिए, है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। अब 4 भी नंबर है, पाई भी नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो k की यूनिट का इन्वर्स कर देंगे, है ना, कि 1/k हो गया ना, तो k की यूनिट का इन्वर्स कर दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी। और k की यूनिट यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, k की यूनिट आई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका इन्वर्स करेंगे अगर तो ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए कि क्या आई है यूनिट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। या अगर आप अलग अलग चीज़ें नहीं याद रखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो एक ही सिंपल सा फॉर्मूला भी आप याद रख लेते हैं। कौन सा वाला, सिर्फ आप इस k की वैल्यू को इस फॉर्मूले पे k की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करें तो एक ही फॉर्मूले से भी हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। यानी हम f को क्या लिख सकते हैं, f को आप लिख सकते हैं, k की जगह क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये k की जगह आया है ना, या अब सीधे भी यहाँ से हम निकालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपको यहाँ से सीधे भी मिल जाएगी। SI सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई f Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब 4 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, यानी अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिखनी है तो यहाँ से आप सीधे सीधे देख लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, यानी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ये इस Q1 इंटू Q2 है तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन f की यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन और r की मीटर और उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं c टू द पावर 2 न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इसकी आपसे एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन भी पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, तो डायमेंशन भी नोट्स में भी मैंने आपको दिया है, यहीं से आप निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशन भी निकाल लीजिए। कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है, ठीक है। और आप जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू, अगर करंट आई निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट
टाइम, है ना। तो अगर हमें डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन विमा जो हम निकालते हैं वो आपने अगर सीखा है, पहले नहीं सीखा है तो इसी चैनल पे वीडियो है, आप डायमेंशन निकालना सीखिए वहां से। अब इससे देखिए कि अगर हम Q इज इक्वल टू लिखें तो I इंटू टी हो जाएगा। I की डायमेंशन होती है एम्पियर और T की डायमेंशन कैपिटल T, तो चार्ज Q की डायमेंशन लिखेंगे A इंटू टी, ठीक है। इसी तरह न्यूटन यानी कि फोर्स, और फोर्स के लिए जब डायमेंशन आप लिखते हैं तो फ्रेंड्स आप निकाल चुके होंगे, अगर नहीं देखा तो फिर से कहती हूँ, कंसर्न वीडियो जो इस चैनल पे पड़ा है डायमेंशन का, विमा का, उसको आप देखिए। और न्यूटन की डायमेंशन क्या आप निकालते हैं, यानी फोर्स की डायमेंशन आप क्या लिखते हैं, mL/T⁻²। इसी तरह ये मीटर स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर के लिए आप क्या डायमेंशन लिखेंगे, मीटर स्क्वायर के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स L², ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन तीनों चीज़ों को यहाँ रिप्लेस करके सीधे से आप लिख दीजिए तो आपको डायमेंशन मिल जाएगी। यानी C² की जगह आपको क्या लिखना होगा, C² की जगह आप लिखेंगे ये A इंटू T², है ना। और N की जगह आप लिखेंगे mL/T⁻², और m² की जगह आप ये L² लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो डायमेंशन निकल जाएगा, जो अभी नोट्स में हम आपको देने वाले हैं, जहां आपको फुल नोट्स मिल जाएंगे। अभी इसमें एक और चीज़ आपको बता दें, जिसके भी नोट्स आपको मिलेंगे, यहाँ फुल नोट्स मिलेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कूलम्स लॉ का। वो क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। क्योंकि फ्रेंड्स हम कूलम्स लॉ में फोर्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं F इज इक्वल टू 4πε0। जब हम SI सिस्टम में बात कर रहे हैं तब, अदरवाइज यहाँ पे K हमने लिखा था, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये हम फोर्स लिख रहे हैं, लेकिन ये फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ। अभी हमने ये बात नहीं की कि ये Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स है या Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स है, यानी इस फोर्स के डायरेक्शन की हमने बात नहीं की, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर भी लगाता है, अगर हम डायरेक्शन की बात ना करें तो। लेकिन चूंकि फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना डायरेक्शन के फोर्स कंप्लीट नहीं होता, यानी बिना डायरेक्शन बताए हम कूलम्स लॉ को भी कंप्लीट नहीं मान सकते। तो कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में हम इस फोर्स F के डायरेक्शन की ही बात करते हैं। अब फ्रेंड्स फोर्स F के जब डायरेक्शन की बात करनी है तो मैं यहाँ बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से स्टार्ट करूँ, और वेरी बिगिनिंग आप ये मान के चलिए, अभी स्टार्टिंग में मान लीजिए, फिर अभी देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पे अपने आप जनरलाइज हो जाएगा। अभी हम कहेंगे कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, हमने मान लिया दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। अब आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस यानी सिमिलर चार्ज जो हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हो गए तो लाइक चार्जेस हो गए, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। दोनों नेगेटिव होंगे तो भी रिपल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर यहाँ पे दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज लिया और Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगाएगा तो ये रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण, ठीक है, यानी दूर की तरफ धक्का देगा। तो Q1 Q2 को रिपल कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में Q2 पर फोर्स लगाएगा। और अगर हम कहें Q2 Q1 पर किधर लगाएगा, तो Q2 Q1 को धक्का लगाएगा, बाहर की तरफ रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी Q2 Q1 को इस डायरेक्शन में धक्का लगाएगा। तो अगर हम बोलें कि Q1 ने Q2 पर फोर्स किधर लगाया, तो आप समझ गए, बाहर की तरफ, Q2 से बाहर की तरफ। और अगर Q2 ने Q1 पे किधर लगाया, तो Q1 से बाहर की तरफ। यानी कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का यही आएगा, परिमाण तो यही आएगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आ रही है। अब इसी बात को हम कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखें, तो फ्रेंड्स यहाँ एक बेसिक चीज़ आप अच्छे से याद रख लीजिए, और याद इसलिए रख लीजिए जिससे जब कोई टेस्ट या एग्ज़ाम आप फेस कर रहे हो वहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखिएगा, जिससे आप आसानी से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे
और मुझे यही बेस्ट तरीका भी लगता है, इसलिए भी मैं ये आपको फिर से कह रही हूँ कि आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए जैसा बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या है, मान लीजिए हम अभी बात करते हैं Q1 ने जो Q2 पर फोर्स लगाया, Q1 ने Q2 पर क्या फोर्स लगाया, इसको हम रिप्रेजेंट करें वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। Q1 ने जो Q2 पर फोर्स लगाया, फोर्स दो तरीके से हो सकते हैं ना, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अभी हम बात करें फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q2 पर Q1 के कारण फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स, Q2 पर 1 की वजह से, फिर से याद कर लीजिए, Q2 यानी 2 पर 1 की वजह से फोर्स, उसको हम लिखें F21 और वेक्टर नोटेशन इस पे लगा दें, ठीक। ये सिंबल होगा, ये याद रखिए। क्यों याद रखना, अभी हम उस पर भी बात करेंगे कि हम ऐसे ही क्यों याद रख रहे हैं। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F21। अब अगर इसकी रिवर्स बात करेंगे हम, यानी ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो जाहिर सी बात है उसे हम F12 कह देंगे, ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक हो गई बात, ये क्लियर। अब इसमें एक डायरेक्शन की बात, क्योंकि फोर्स के साथ हमें डायरेक्शन देना है। अब अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज अभी हमने माना, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये हुआ F21, ठीक है। ऑन Q2 ड्यू टू Q1, हम थोड़ा सा इसको रब कर लेते, मिटा लेते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन अभी ना हो यहाँ पर, ठीक। तो अब F21 इसका मैग्नीट्यूड तो यही आएगा जो F का आया, इतना ही F12 का भी मैग्नीट्यूड आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। लेकिन हमें इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी डालनी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, ये आप जानते हैं, है ना, दिशा दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमें किस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन Q2 है ड्यू टू Q1, और देखा दोनों पॉजिटिव जब लिया तो इसने रिपल्शन लगाया, ठीक। नेगेटिव होगा तो भी रिपल्शन लगाएगा, तो जो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं वही नेगेटिव में भी हमें भी बात करनी होगी। फिर हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की बात करेंगे, कैसे जनरलाइज होगा। तो दिशा हमने देखा Q2 पर बाहर की तरफ, है ना। तो अगर F21 फोर्स की डायरेक्शन हमें दिखानी है, तो हमें इस डायरेक्शन में चलना होगा। इस डायरेक्शन को यानी फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 हो गया F21। अब हम यहां डायरेक्शन की बात करें, लीडिंग वेक्टर कहां, फ्रॉम Q1 टू Q2। तो Q1 से Q2 की तरफ जो लीडिंग वेक्टर हम ले रहे हैं, ठीक है, Q1 से Q2 की तरफ का वेक्टर, इसे भी चूंकि सिमिट्री हमें देखने में लगे, हम इसको नोट करें, R21 इस डायरेक्शन का वेक्टर है तो ऐसे, और अगर इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर कैप लगाते हैं, ठीक। तो ये कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा, Q1 से Q2 की तरफ, यानी इस मैग्नीट्यूड के साथ इस यूनिट वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R21 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करता है किस फोर्स का, जो Q2 पर Q1 ने लगाया, ठीक है। अब क्यों हमने कहा कि डायरेक्शन हम यहाँ पे ऐसे ही याद कर लें कि Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर की डायरेक्शन, Q1 से Q2 की तरफ तो R21 है ना, और Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लगा वो F21। अब यहाँ देखिए 2 1 2 1 की सिमिट्री हो गई, तो एक हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज लेकर के याद कर लिया। अब देखिए कुछ जगहों पर इसको R21 ना लिख करके इसको R12 भी लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो लिखने में कोई बुराई नहीं है, आप चाहें तो बस एक्सप्लेन कर दीजिए कि R21 या R12 किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ये एक्सप्लेन करके लिख देते हैं तो वो गलत नहीं किया जाएगा, लेकिन इस वाले नोटेशन को, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को मैं प्रेफर करती हूँ। क्यों प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आगे एक्सप्लेन करते जाता है। जैसे अभी हम आगे और चलते हैं, देखिए तो ये R21 को हम और कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
अब एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बता दें कि R21 यूनिट वेक्टर तो हमने ले लिया, लेकिन ये R21 कैसे हम एक्सप्लेन करें, तो अगर ये फुल वेक्टर होगा R21 तो फ्रेंड्स ये Q1 और Q2 के जो पोजीशन वेक्टर हैं, यानी जहाँ पे ये प्लेस्ड हैं Q1 और Q2, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे Q1 और Q2 हैं, इनके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लिया, ठीक। पोजीशन वेक्टर वाला अगर आप समझना चाहें, आपके समझने के लिए ज़रूरी है, आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको यहाँ तक समझना इजी लगता तो सिर्फ आप यहीं तक समझिए, इसके आगे हम पोजीशन वेक्टर पे आते हैं। उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप अगर Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल बस इसी से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अभी हम पोजीशन वेक्टर पे नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ पे बस 1 और 2 को इंटरचेंज करिए, इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। यानी हमारे लिए सिर्फ एक ये फॉर्मूला समझ लेना अपने आप में सफिशिएंट। हमने Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, यही वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब अगर Q1 पे Q2 की वजह से निकालना है तो 2 और 1 को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी यहाँ पे F12 कर दीजिए, यहाँ पे R12 कर दीजिए, ऑटोमेटिक सारी चीजें रिवर्स होकर के एक्सप्लेन हो जाएंगी। यानी 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 कर लीजिए, तो Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी, ठीक। और साथ ही आप ये भी समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक R21 जो वेक्टर है और R12 वेक्टर है, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ही आते हैं, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से रिवर्स होती है। यानी कि अब अगर हम कहें कि दोनों फोर्सेस जो निकलेंगे, यानी कि F21 फोर्स और F12 फोर्स, दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब R21 और R12 अपोजिट है, ये भी हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में शो कर सकते हैं। यानी कि चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए चार्ज ये Q1 था और ये हमारा चार्ज Q2 था, ठीक है। इसको हम दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी हम लिख नहीं रहे, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ओरिजिन O है और O से Q1 का पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर को हम R1 लिखें और Q2 के पोजीशन वेक्टर को अगर हम R2 लिखें, ठीक है। और Q1 से Q2, अभी हमने क्या लिया था, Q1 से Q2 को R21 माना, ठीक है। तो R21 वेक्टर कंप्लीट वेक्टर ले रहे हैं, अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं हमने लिखा, हमने कंप्लीट वेक्टर Q1 से Q2 तक का वेक्टर R21, ठीक। पोजीशन वेक्टर आप समझ गए, ये इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन। इसके बाद Q1 से Q2 की ओर, यानी हम इधर चल के गए तो R21 हमारा बन गया, ठीक है। अब इसको देखिए, जो वेक्टर एडिशन रूल है, तो एक ये वेक्टर दिस प्लस दिस है ना, समझ के, एक वेक्टर ये, अगर हम यहाँ पे कलर चेंज कर लें तो आपको शायद और बेहतर दिखाई पड़ने लग जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे गए इधर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ये वेक्टर एडिशन लॉ है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा, बस उसी लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों ने लगाया है उसी को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लगाते हैं तो फ्रेंड्स आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि R1 प्लस R21 इज इक्वल टू वेक्टर R2, ठीक है। इसको बस साइड इसकी चेंज कर दें, R1 को हम दूसरी साइड लेकर के चले जाएंगे, है ना, R1 को हम इधर लेकर के चले जाएं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कि R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये आ जाएगा, ठीक है। R21 वेक्टर क्या हो गया, R2 माइनस R1, ठीक है। अब R21 को हमने निकाला, जब R21 निकाला तो आया हमारा R2 माइनस R1। इसी तरह जब R12 आप निकालेंगे तो R12 आपको क्या मिलेगा,
R21 से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में था ना R12, तो R12 आप निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें R1 माइनस R2, ठीक है। इसमें से हम माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इसमें से कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 क्या हमने लिखा, R21, है ना। यानी ये हो जाएगा R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, यानी दोनों R12 और R21 एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसी के बेस पर हम लोगों ने दिखाया कि F12 और F21 भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि उसमें हम R को यूज कर रहे हैं। बस ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये R कंप्लीट वेक्टर हम ले रहे हैं जो Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। लेकिन जब हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी हो तो हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में क्या आ जाएगा, जैसे हमने लिखा R21 यूनिट वेक्टर, तो R21 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, R21 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण से डिवाइड कर दें। इसी तरह R12 यूनिट वेक्टर अगर है तो R12 यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो R12 और R21 वेक्टर्स एक दूसरे से अपोजिट हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके यूनिट वेक्टर भी एक दूसरे से अपोजिट आएंगे, यानी कि R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 यूनिट वेक्टर, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। और यहीं से हमें क्या मिलता है कि ये जो फोर्सेस हैं जो हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया फोर्स F के बारे में, तो ये फोर्स F भी इसका मतलब एक दूसरे से अपोजिट आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है। जब F21 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो R21 डायरेक्शन, और F12 रिप्रेजेंट करेंगे तो R12 डायरेक्शन, ठीक है। R21 और R12 एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो F21 और F12 भी एक दूसरे से अपोजिट आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को मैंने कहा था कि आपको मैं कंप्लीट नोट्स भी दूंगी, तो वो चीज़ यहाँ नोट्स के फॉर्म में भी हम आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो कूलम का नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया गया था। और स्टार्टिंग में ये जो नॉर्मल ऑब्जर्वेबल साइज के पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल, उनके लिए एक्सप्लेन किया गया था। बाद में ये एटॉमिक डायमेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, उनके लिए भी इसे प्रूव किया गया। तो ये हर स्केल के पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि हम पॉइंट चार्ज के लिए इसे एक्सप्लेन करते हैं, बिंदु आवेशों के लिए। और बिंदु आवेश का मतलब क्या, अगर फ्रेंड्स देखिए दो चार्जेस जो हम लोगों ने Q1 और Q2 की बात की है, अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है R, ठीक है, ये इन चार्ज पार्टिकल के डायमेंशन यानी जो चार्ज पार्टिकल का साइज है उससे R बहुत बड़ा हो, ठीक है। फिर से एक बार बता दें कि जो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 हैं, आवेशित कण Q1 और Q2 हैं, उनका साइज R से बहुत छोटा है, या हम कह लें डिस्टेंस R जो Q1 और Q2 के बीच है वो इनके साइज से बहुत बड़ा है ना। यानी एक पार्टिकल यहाँ कहीं रखा हो, एक यहाँ रखा हो, और ये डिस्टेंस बहुत बड़ी हो, ठीक है। तो हम कहते हैं Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस हैं, बिंदु आवेश हैं, ठीक है। और ऐसा कहना भी जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि सीधे से जो डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, कूलम्स लॉ को जिस तरह से डिफाइन किया गया, वहाँ हम लोगों ने क्या कहा कि F इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कुछ बड़ी साइज का इस तरह से चार्ज कोई बॉल ले रहे हैं और यहाँ पे बॉल Q2 ले रहे हैं, आप कहें इनके बीच की डिस्टेंस बता दीजिए, तो फिर कंफ्यूजन होगा कि हम कौन सी ये डिस्टेंस R लें
ये डिस्टेंस आर लें, कौन सी आर ले लें, है ना। तो यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, यानी डिस्टेंस आर के कंपैरिजन में साइज पार्टिकल जो है, डिस्टेंस जो दूरी आर है उसकी तुलना में जो चार्ज पार्टिकल का साइज है, आकार है, वो आकार बहुत छोटा होगा। तो हम इसे पॉइंट, बिंदु की तरह मानेंगे और हमें सीधे सीधे पता रहेगा इसके बीच की डिस्टेंस है आर। ठीक है, उसी आर को हमें यहाँ पे ले लेना है, इसलिए हम पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, Thus, if the point charges यानी Q1 और Q2 है point charges are separated by a distance r in vacuum। अभी हम यहाँ वैक्यूम या एयर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में देखिएगा जहाँ हम डिफरेंट मीडियम की बात करेंगे। So the magnitude of force F between them is given by F is equal to K Q1 Q2 upon R square। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, F is equal to K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच अंतःक्रिया का बल, है ना, या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, दोनों बिंदु आवेश निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच का बल F हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी मैंने आपको ये बताया या थोड़ी देर पहले, अभी फुल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम कहते हैं कूलम्स लॉ या कूलाम का नियम। ठीक है, Here K is the proportionality constant। बताया मैंने आपको कि K proportionality constant है। It is called electrostatic force constant। The value of electrostatic force constant K depends on the nature of the medium। ठीक, मैंने दो चीजें नोट कराई थी, nature of the medium, if the charges are placed in free space, है ना, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी पहले कि दिस के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस एंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। दो चीजें कौन कौन सी, नेचर ऑफ द मीडियम जिसमें चार्ज रखा है एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस में आपने रखा है और सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि के की वैल्यू 1 आएगी। और इसी बात को हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे दे दिया है। यहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यह विद्युत स्थितिक बल नियतांक कहलाता है। विद्युत स्थितिक बल नियतांक के का मान आवेशों को अलग करने वाले माध्यम की प्रकृति पर तथा इकाई की प्रणाली, कौन सी यूनिट हम यूज कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर यदि आवेश मुक्त स्थान यानी निर्वात या वायु में रखे गए हैं तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में के की वैल्यू 1 आती है। और अगर हम एसआई सिस्टम में काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो के की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था क्या आई थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, एसआई सिस्टम में फॉर कन्वीनियंस हम के को 1/4 पाई एप्सिलॉन के साथ, छोटा सा जीरो नहीं, एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता कही जाती है ये। ठीक, अब ऊपर जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 अभी लिया था फ्रेंड्स, ये वाली आपकी जो इक्वेशन आई है इक्वेशन 1, और जो दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे इक्वेशन 2। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 में के की वैल्यू के इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि इक्वेशन 3 है, जिसके बारे में हम लोग अभी स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से F क्या आ गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज़ को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी दे दिया है। SI में यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में के की वैल्यू आपको क्या मिल रही है,
K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सुविधा के लिए SI में नियतांक के निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी 1/4πε0। ठीक है, ε0 मुक्त स्थान की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक है, अब वही समीकरण एक जो था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में इस K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, ये कूलम्स लॉ का फॉर्म आ गया। फिर हमने यूनिट्स की बात की थी, यूनिट, डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट भी पूछा जाता है जो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू आती है SI सिस्टम में। कैसे ये यूनिट निकालते हैं मैंने वो भी आपको सिखा दिया है। ठीक है, और इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट से हम किस तरीके से इसकी डायमेंशन निकालेंगे फ्रेंड्स, तो इसकी डायमेंशन यानी विमा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की विमा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वो हम यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एप्सिलॉन नॉट की हमने बात की है। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर इट इज बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि बल एक सदिश है, कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखना अच्छा है। तो हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखें। मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें ये फॉर्म याद रखना है और एक इसी जनरल फॉर्म को याद रख करके हम प्लस माइनस दोनों की जो चार्जेस हैं उनके लिए फोर्स की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अभी हमने प्लस प्लस की बात की थी, माइनस माइनस की बात कर ली थी, प्लस और माइनस रह गया है। मैं यहाँ पे साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी कि दोनों ही डायरेक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं साथ में आपको बता चुकी हूँ, जिसके नोट्स यहाँ पे आपको दे दिए हैं मैंने, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 आर। हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर क्या लिया था, चार्ज Q1 के लिए R1 पोजीशन वेक्टर लिया, ठीक है, और Q2 के लिए R2 पोजीशन वेक्टर यानी स्थित सदिश, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। Q1 का स्थित सदिश हमने R1 और Q2 का स्थित सदिश हमने R2 लिया। अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने आपको वहां पे यही स्थित सदिश हमने लिया है। ठीक है, फिर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पर Q2 की वजह से हम लोगों ने क्या लिया है, जो आप समझते समय आपने नोट किया होगा, F12 वेक्टर, और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F21 वेक्टर हमने लिया है। ठीक, फिर हमने डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर R21 और R12 की बात की थी। तो फ्रेंड्स लीडिंग वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ लीडिंग वेक्टर समझते समय आपने डायग्राम बनाया होगा। तो Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर जा रहा है उसे R21 हमने लिखा। मैंने ये कहा था कि आप अगर इसे R12 एक्सप्लेन करके फिर अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन मैं इस नोटेशन को, इस फॉर्म को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसको प्रेफर करने से साइंटिफिकली और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन होता चला जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको निकाल के भी बताया कि R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हम कैसे इस डायरेक्शन R21 को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से R12 को भी मैंने निकाल के बताया और ये भी बताया कि R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 होगा। और उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर भी आपको एक्सप्लेन किए हैं कि R21 और R12 यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहे हैं। R21 यूनिट वेक्टर क्या है, Q1 से Q2 की तरफ की डायरेक्शन, और Q2 से Q1 की तरफ की डायरेक्शन को R12 यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, कूलम्स लॉ को फिर हमने कैसे फोर्स F को रिप्रेजेंट किया, इस फॉर्म में, है ना, यूनिट वेक्टर को यूज किया और इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था। फिर मैंने साथ ही कहा था यहाँ हमें याद रखना है कि ये फॉर्म ही अपने आप में सफिशिएंट है। ये हमें अलग अलग, हमने सिर्फ प्लस प्लस लेकर के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था और हमने ये कहा था ये प्लस प्लस चार्ज दोनों हो, दोनों माइनस माइनस हो, दोनों के लिए सुटेबल, एक प्लस और एक माइनस है तो भी सुटेबल है। देखिए अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे बता दें कि दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 के लिए रिलेशन ये निकालते हैं तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 जब करना है, यानी
Q2 पर Q1 की वजह से तो ये रिलेशन है, तो Q1 पर Q2 की वजह से अगर निकालना है तो 1 और 2 को सिर्फ इंटरचेंज कर दीजिए, हर जगह पर रिलेशन अपने आप। तो फ्रेंड्स, एक पॉइंट क्या आपने देखा यहाँ पर इस रिलेशन के बारे में कि द फोर्स F12 है ना, F21 की हमने बात की, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब हमें क्या चाहिए, F12 चाहिए, यानी फोर्स on Q1 due to Q2, the force F12 on charge Q1 due to Q2, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर जो बल लग रहा है F12, ठीक है, हमें वो चाहिए। तो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन 4 से ही हमें मिल जाएगा। हमें सिंपली करना क्या है, हमें साधारण रूप से बस 1 और 2 को एक दूसरे से बदल देना है, इंटरचेंज कर देना है, यानी जहां पे 1 है वहां पे 2 और जहां पे 2 है वहां पे 1 कर दीजिए, अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा फोर्स F12, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, आवेश Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो निकल जाएगा। और जो पहला पॉइंट हमने बताया है वो क्या है, देयर इज नो नीड टू राइट सेपरेट इक्वेशन फॉर लाइक एंड अनलाइक चार्जेस, है ना, समान प्रकार के और विपरीत प्रकार के आवेशों के लिए हमें अलग अलग रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो इस रिलेशन को एक दूसरे से डिस्कस किया उसमें हमने क्या कहा कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों को हम प्लस मान ले, अभी तक हमने प्लस माना, और बिल्कुल ऐसे ही दोनों को माइनस मान के भी एक्सप्लेन करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही केस में समान है, लाइक है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। यानी Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगाए, जो F21 की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है, तो रिपल करेगा तो ये बाहर की तरफ इसको धक्का लगाएगा, यानी F21 कौन सा फोर्स है, ऑन Q2 ड्यू टू Q1, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बाहर की तरफ, यानी कि R21 क्या है, Q1 से Q2 की तरफ की डायरेक्शन है R21, ठीक है। इसलिए ये रिलेशन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। अब हम अगर थोड़ी देर के लिए माने कि Q1 प्लस है लेकिन Q2 हमारा माइनस है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो अगर एक प्लस को एक माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साइन भी मल्टीप्लाई करिए, तो प्लस से जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ इस रिलेशन में Q1 इंटू Q2 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक, यानी माइनस साइन आ जाएगा। अब उस माइनस को हम यहां ना लिख करके, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, परिमाण, और परिमाण दोनों प्लस हो माइनस हो दोनों, या एक प्लस या एक माइनस हो, मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ जो इनके साइन की वजह से, चिन्ह की वजह से जो माइनस साइन आया, उस माइनस साइन को हम इस यूनिट वेक्टर के साथ ले लें, तो यानी ये रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, अगर एक प्लस और एक माइनस में चार्ज हमने ले रखा है तो रिलेशन क्या बन जाएगा, F21, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स बना वो मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये R12 लिखे, R21 लिखे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनटू ये माइनस हमने कहाँ कहा, R21 जो यूनिट वेक्टर लिया हमने उसके साथ में हमने माइनस ले लिया। अब आप जानते हैं माइनस R21 क्या बन जाता है, अभी डिस्कस किया, R12 यूनिट वेक्टर बन जाएगा, यानी R21 की जगह हम लिख दें R12, तो रिलेशन बन जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर या R12 स्क्वायर, जो चाहे लिख दें, डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की, इनटू R12 यूनिट वेक्टर। अब आप अपने आप से देखिए कि जब एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स निकाला F21, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो वही आया जो दोनों प्लस होने या दोनों माइनस होने से आता, लेकिन डायरेक्शन कहाँ हो गई, R12, और R12 क्या डायरेक्शन थी, R12 थी फ्रॉम Q2 टू Q1, यानी
इस वाले से जस्ट अपोजिट। तो अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस होने पर Q1 Q2 पर ये बाहर की तरफ धक्का लगा रहा था, रिपल कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था, तो अगर एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा तो Q2 ने Q1 पर किस दिशा में फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अपनी ओर, यानी कि उसको अट्रैक्ट किया, खींचा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन हम लोगों ने यहाँ देखा, ये दोनों प्लस हो तो भी एक्सप्लेन कर देता है, दोनों माइनस हो तो भी एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो भी एक्सप्लेन कर रहा है। यानी जो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है उसके लिए ये रिलेशन अपने आप में सफिशिएंट है। इस बात को आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।